गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आज हम बैठे हैं अपने मित्र और डायरेक्टर ऑफ आईटीआई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं। इनके पास असल में हमें इस तरह से इनका परिचय दे सकते हैं। तो महानुभाव जी जो बैठे हैं हमारे साथ आईटीआई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के डायरेक्टर हैं और इनके साथ अब हम कुछ वार्तालाप करने जा रहे हैं इस विषय के बारे में। ज़रा बैकग्राउंड समझा दें। रिजल्ट्स आ गए हैं बच्चों के 10th के भी और 10th+2 के भी। तो इसके बाद अब बच्चों के दिल में के दिमाग में रहता है, असमंजस वाली स्थिति रहती है अमित जी, कि क्या किया जाए, करें क्या। कुछ साइंस स्ट्रीम में जाते हैं, कुछ आर्ट्स में जाते हैं, कुछ इंजीनियरिंग फील्ड में भी जाते हैं, कुछ मेडिकल के लिए भी जाते हैं। तो इस बैकग्राउंड में कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनके पास आईटीआई का भी एक ऑप्शन रहता है। तो इस विषय पे हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्यों आईटीआई करनी चाहिए, क्या फ़ायदे हैं, किस स्थिति में वो सही है और किस स्थिति में वो गलत होता है। तो इसके बारे में सबसे पहले हम अमित जी से सवाल करना चाहेंगे। तो अमित जी ये बताइए, सबसे पहले बच्चों के मन में ये आता है कि आईटीआई होता क्या है और क्यों करना चाहिए। सबसे पहले तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार जो हमारे इस चैनल को आप देख रहे हैं। और हमारे फ्रेंड हैं मिस्टर मनीष, बीएचईएल हरिद्वार में जॉब करते हैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, और बहुत इंजीनियरिंग करने के बाद ये जॉब को एंजॉय कर रहे हैं बीएचईएल में। तो सबसे पहले तो मनीष भाई आपको थैंक यू, धन्यवाद कि आप इस चैनल के लिए, श्रोताओं और दर्शकों को भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच कि आपने इस चैनल के लिए समय, अपना कीमती समय दिया है। और चूंकि आपका कीमती समय इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आज जो हम लोग इसको शूट कर रहे हैं वीडियो को, इससे कई युवाओं के भविष्य को तय करना है। भविष्य की चिंता जो नए लड़के हैं जो अभी 10th पास किए हैं, इंटरमीडिएट पास किए हैं, उन बच्चों के पास पढ़ने का जज्बा तो है, परंतु उसके आगे के क्षेत्र में उसके पास क्या उसको करना चाहिए। जी गांव के बच्चों को उत्सुकता होती है और ज्ञान की थोड़ी कमी भी होती है। वैसे लोगों के लिए हेल्पफुल होगा ये वीडियो। तो इस वीडियो को बनाने का जो उद्देश्य है वह यही उद्देश्य है कि हम अपने ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को और सामान्य परिवार और गरीब परिवार के स्टूडेंट्स को हम एक सलाह, एडवाइस कर सकें, जिससे कि वह अपने जीवन में कोई बेहतर जॉब प्राप्त कर सके, अपने लाइफ को सफल कर सके और रोजगार ओरिएंटेड, यानी कि ऐसा कुछ कोर्सेज करे जिससे कि एम्प्लॉयबिलिटी जनरेट हो और उसके जीवन में जो आर्थिक उन्नति है, उसके परिवार की जो उन्नति है, उसमें एज ए तकनीकी रूप से वह अपने आप को डेवलप करके और अपना नाम और अपने परिवार का नाम और अपने देश के लिए वह बेहतर कर सकता है। तो इन विषय पे हम लोग आज चिंतन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो मैं अपने ऑडियंस को यही कहूँगा कि आप बहुत सारे चैनल्स को देखते हैं, जो चैनल्स में आप गाना देखते हैं, डांस देखते हैं, आप अपने बहुत बहुमूल्य समय बहुत सारे गायक और सिंगर के पीछे लगाते हैं जो आपको मनोरंजन सिर्फ देता है, परंतु ये चैनल आपके बच्चों के एडुकेशन से रिलेटेड है। ये चैनल आप अगर इस बात को, हम लोग के वार्तालाप को सुनते हैं, तो इससे आप अपने परिवार के अगल बगल के लोगों को सलाह दे सकते हैं कि कैसे ये अपॉर्चुनिटी के रूप में है, शिक्षा की बात हो रही है। इसीलिए हम लोग चाहेंगे कि मेरे जितने भी ऑडियंस हैं, आप इसे कंप्लीट देखें, एक म्यूजिक और एक इंटरटेनमेंट की तरफ नहीं देखें, इसको एज ए लर्निंग बेस देखें कि एक जब दो इंजीनियर्स बैठ करके बात कर रहे हों और एक ऑर्गेनाइजेशन का हेड और एक महारत्ना कंपनी का एम्प्लॉई बीएचईएल का अच्छे ग्रेड पे जब जॉब कर रहे हो और वो लोग जब बात कर रहे हो, तो कि आपके लिए क्या बेहतर निकल सकता है। तो थैंक यू मनीष जी, आपके पास जो सवाल है आप हमसे कर सकते हैं। तो सवालों की कड़ी में सबसे पहला सवाल मैं इस तरह से लूँगा, आपसे मैं करूँगा कि बच्चों के दिमाग में जिस तरह की उत्सुकता रहती है, उस लाइन पर मैं जानना चाहूँगा। तो अमित जी या कहें डायरेक्टर साहब, आईटीआई क्यों करें हम? मतलब कोई बच्चा अगर हमसे ये पूछे कि आईटीआई क्यों करें, तो
तो आप किस तरह से उसे समझाएंगे? बिल्कुल, क्यों आप करना सही चाहिए? सवाल पूछ रहे हैं कि आईटीआई क्यों करें। आईटीआई का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जी। और आईटीआई जो होता है वो इंजीनियरिंग का सबसे शुरुआत की शाखा है। अच्छा जी। इन यानी कि तकनीकी तकनीकी क्षेत्र पढ़ाई में आप आईटीआई जो है वो सबसे मतलब आप शुरुआत है एक तरह से आपके कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए, आप आगे डेवलप करने के लिए बच्चों को खास तौर से जो मैट्रिक और इंटर पास हैं जी जी। उसके लिए इंजीनियरिंग की एक तरह से ये शुरुआत के रूप में हम लोग देखते हैं। जो आईटीआई फुल फॉर्म ही इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, यानी कि इंडस्ट्री में जो काम होना है, चाहे वो टाटा का हो, टिस्को का हो, रेलवे का हो, एनटीपीसी का हो, डीआरडीओ का हो, बीएचईएल का हो, रिफाइनरी का हो, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का हो, नेवी का हो, एयरफोर्स का हो, आर्मी का टेक्निकल का हो, जो अग्निवीर का अभी आया है उसमें तो रिजर्वेशन आईटीआई के लिए सरकार ने लाई है। ये आप क्लास 10 पे 20% रिजर्वेशन है, और अगर कोई बच्चे इंटरमीडिएट करके अगर आईटीआई कर रहे हैं तो उसको 40% अग्निवीर में रिजर्वेशन सरकार ने दे रखा है। तो आईटीआई का एक बहुत बड़ा स्कोप है। जो लड़के मैट्रिक पास हैं, जो इंटर पास हैं, उनके लिए आईटीआई समझिए एक वरदान है, इंजीनियरिंग की शुरुआत है कि आप पढ़ाई को यहाँ से सामान्य परिवार के बच्चे सरकार के स्टाइफन से लाभ लेकर के और सामान्य अपने अगल बगल के क्षेत्र में आईटीआई करके और फिर वो अपने इंजीनियरिंग की शुरुआत को आगे ले जा सकते हैं। अच्छा जी। तो अमित जी अब ये बताएं कि आईटीआई में एडमिशन के लिए क्या कोई मिनिमम मार्कों की संख्या भी होती है क्या, कि हम इतने मार्क्स होने ही चाहिए, इतने नंबर हमारे होने चाहिए, ऐसा कुछ होता है क्या? देखिए, सबसे पहले तो आईटीआई में क्वालिफिकेशन की बात है। जी जी। आईटीआई करने के लिए सबसे पहला है कि कम से कम आपको मैट्रिक पास होना चाहिए। अच्छा जी। है ना? इसमें 10th बिल्कुल मैट्रिक, मतलब हम जब मैट्रिक कह रहे हैं तो इसका मतलब बच्चे ये समझें कि मैट्रिक या 10th या हाई स्कूल, सही सही, अपनी ग्रामीण अंचल या कहीं भी हम आम बोलचाल में जो भी इनमें से शब्द यूज करते हो वो आप समझ रहा। क्लास 10th को हम मैट्रिक या हाई स्कूल या कुछ भी बोला करेंगे, जनरली आप 10th क्लास 10th समझ लीजिए। तो हम ये समझे कि उसकी जो अर्हता है, जो क्वालिफिकेशन है रिक्वायर्ड है, वो सिर्फ क्लास 10th होनी चाहिए। मार्क्स इज नॉट अ बैरियर, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, कोई बैरियर नहीं है। और एक्चुअली बिहार में और भी बोर्ड है, जैसे माध्यमिक बोर्ड से भी परीक्षाएं होती हैं, किसी भी बोर्ड का, बी बॉस बोर्ड से भी है, सीबीएसई से भी है। तो जो मध्यमा वाले बोर्ड हैं उसके भी लड़के आईटीआई कर सकते हैं। जी जी। जो बी बॉस से भी मैट्रिक किया है, 10th किया है, वो भी लड़के कर सकते हैं। सीबीएसई से भी जो किया है, झारखंड बोर्ड, बंगाल बोर्ड, कहीं से भी आप अगर 10th आपने कर रखा है जी जी, तो आप इजी गोइंग आईटीआई कर सकते हैं। तो जैसा आपने बताया अमित जी कि ये इंजीनियरिंग फील्ड की शुरुआत है, ये एक तरह से तकनीकी शिक्षा है, और ये आपको कुछ स्किल्स को हिंदी में क्या कहेंगे, आपके अंदर जो भी बिल्कुल, कौशल। जी हाँ, सही शब्द आपने कहा। आपके अंदर कौशल देने की एक फॉर्मल एक तरह से डिग्री है, मतलब या कुछ एक एक सर्टिफिकेट कोर्स है जो कि मान्यता प्राप्त है। बिल्कुल। सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में एम्प्लॉयबिलिटी के लिए, बिल्कुल, रोजगार पाने के लिए। इतना तो हम समझ गए। मार्क्स की आपने हमें क्लैरिटी दे दी। अब ज़रा ये बताएं कि चूंकि ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की पढ़ाई है, तो क्या 10th लेवल पे या हाई स्कूल या जो भी हमने अभी क्लियर किया, 10th लेवल पे क्या बच्चों को इंजीनियरिंग या फिर साइंस बैकग्राउंड, या हम कहें कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स केमिस्ट्री, ये सब होना ज़रूरी है क्या, कि कोई भी 10th पास बच्चा विद्यार्थी इसमें एडमिशन ले सकता है? बिल्कुल, 10th में तो एक्चुअली कोई एक्स्ट्रा साइंस और आर्ट होता नहीं है। 10th में तो समझिए कि आपके जो 5-6 विषय होते हैं, तो आप इसमें सरकार ने कोई कंपलसरी नहीं कर रखा है कि भाई आप ये करो वो करो। सिर्फ आप 10th की डिग्री ले आओ और आप आईटीआई में एडमिशन कराओ। आईटीआई 2 इयर्स का कोर्स है, 2 इयर्स मैक्सिमम, और 1 इयर्स के भी कोर्स होते हैं, परंतु 2 इयर्स के कोर्सेज जो होते हैं वो बहुत बेहतरीन कोर्स होते हैं। क्योंकि आप 1 ईयर आप समझिए बहुत शॉर्ट टर्म होता है सीखने के लिए, समझने के लिए, तो उसमें बच्चे बहुत कम समझ पाते हैं। परंतु 2 इयर्स के जो कोर्सेज हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, जैसे आपका फिटर है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो ये सब जो कोर्सेज हैं ये अपने आप में इतने पर्याप्त कोर्सेज हैं। जी जी,
कि आप अगर उस कोर्स को अच्छे से कर लें तो यकीन मानिए कि आपकी एम्प्लॉयबिलिटी गारंटेड है। आप कहीं भी आपको जॉब का सोचना नहीं पड़ेगा कि हम जॉब नहीं कर पाएंगे, हमारे करियर में जॉब नहीं मिलेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। एक सवाल और, ग्रामीण अंचल से चूंकि हमारे ज़्यादातर विद्यार्थी आते हैं, तो ग्रामीण अंचल और कुछ सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए बच्चों के पास बहुत बड़ी समस्या ये होती है कि उनकी अंग्रेजी में उनकी जो हमें क्या कहें उसको, अंग्रेजी बिल्कुल, का जो उनका लेवल है, उनका लेवल है जी जी वो उतना अच्छा नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल जानते हैं, समझते हैं, बच्चों की सर हम समझते हैं जी पर बोल नहीं पाते हैं, या कुछ बच्चे होते हैं वो कहते हैं हम समझते भी नहीं। तो अंग्रेजी किस लेवल की होनी चाहिए आईटीआई में एडमिशन और कोर्स को कंप्लीट करने के लिए? क्या ऐसी कोई मतलब आवश्यकता है कि एक साधारण बच्चा जो कि एवरेज हो अंग्रेजी में या थोड़ा कम भी जानता हो, क्या वो भी कर सकता है? देखिए, सबसे पहले मनीष जी, इंग्लिश तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। हाँ, ये बात तय है कि अंग्रेजी का जो लैंग्वेज है या अंग्रेजी का जो ग्रामर है वो आईटीआई के लिए मैंडेटरी नहीं है। अच्छा जी। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बच्चे को अंग्रेजी नहीं आता तो आईटीआई नहीं कर सकते। जी जी। ऐसी कोई बात नहीं है। बात यह है कि आप अंग्रेजी को अगर नहीं सीखेंगे जी तो आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जॉब नहीं कर सकते। ग्लोबल वर्ल्ड में आप जैसे मान लीजिए कि आप आईटीआई पास करते हैं, है ना, तो उसमें आप मान लीजिए कभी ओमान में जॉब कर रहे हैं, कतर में जॉब कर रहे हैं, सऊदी अरब में जॉब कर रहे हैं, लंदन में जॉब कर रहे हैं, तो आपके लिए लैंग्वेज इम्पोर्टेंट है उसके लिए। परंतु ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी एक बैरियर है, 10th के विद्यार्थी जो अंग्रेजी में कमज़ोर हैं वो आईटीआई नहीं कर सकते हैं। परंतु मेरे यहाँ जो मेरिट है कि हमारे जितने भी ब्रांचेज चल रहे हैं, शाहपुर पटोरी में मिथिलांचल गौरव आईटीआई, जंदाहा में डिस्कवरी प्राइवेट आईटीआई, जी हम उस पर आएंगे। आपके कहाँ पर ब्रांचेस हैं, गाजीपुर में जो जी जी हम दर्शकों को जरा बता दें कि नहीं, मैं इंग्लिश के लिए एक बार बता रहा था कि मेरे जितने भी ब्रांचेज हैं उसमें इंग्लिश स्पोकन की सुविधाएं हैं। अच्छा, सुविधा भी आप देते हैं? बिल्कुल, कि मैं जब अगर स्टूडेंट्स को एडमिशन लेता हूं तो उसको ग्रामेटिकल इंग्लिश, क्योंकि हमको और भी जॉब देखने होते हैं। जैसे हम आईटीआई करवाते हैं तो बच्चे को सिर्फ उसके आईटीआई के भरोसे नहीं छोड़ते हैं, हम उसको डीआरडीओ में अगर ले जाना है या दिल्ली मेट्रो में ले जाना है तो वहाँ उसके सिलेबस में इंग्लिश होते हैं। अच्छा जी। तो हमको वो कंपटीशन बीट करना होता है, इसलिए हम लड़कों को अपने आईटीआई एजुकेशन में ही इंग्लिश का कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि यही शिकायत होती है। हमने देखा है जब हम अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद हम जब ऐसे फेज में थे जब हम प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते थे, बिल्कुल अपने इस बीएचईएल जो कि एक महारत्ना कंपनी है भारत की, पहले नवरत्ना हुआ करती थी, अब यह अपग्रेड हो गई है। इसमें आने से पहले एक फेज था, एक दौर था जब हम प्राइवेट सेक्टर में हुआ करते थे, तो उस समय हमारे साथ के जो सहकर्मी थे या जो हमारे साथ के जो विद्यार्थी जो रह गए थे, जो कि अभी जॉब में नहीं आए थे, वो तैयारी किया करते थे, उससे जैसे कंपटीशन बोलते हैं, यस सर, किसी भी सरकारी नौकरी में प्रवेश हेतु जी। आईटीआई लेवल या डिप्लोमा लेवल या बीटेक लेवल, तो लोगों के पास एक कॉमन प्रॉब्लम होती थी, बहुत साधारण समस्या होती थी लोगों या स्टूडेंट्स के बीच में कि यार अंग्रेजी की बड़ी प्रॉब्लम है। जी जी जी। उस एग्ज़ाम में हमें टेक्निकल तो सब आता है, ये ऑलमोस्ट हम टक्कर दे सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी जहाँ बात आती है तो वहाँ बच्चों को दिक्कत होने लगती थी। तो ये आपने बड़ा अच्छा काम किया हुआ है कि कॉलेज में ही पढ़ाई के साथ ही आपने अंग्रेजी के उनको जो भी आपका नॉलेज मॉड्यूल होगा, जो सिलेबस में आपने जो भी इंट्रोड्यूस किया होगा, जी जी, उसमें बच्चों में एनरिचमेंट आनी शुरू हो जाएगी उसी लेवल पे। अब उसमें जो होनहार बच्चे होंगे या जो कैच करना, जो पकड़ना चाहे उस चीज़ को, वो ग्रहण करके अपने को एनरिच कर सकते हैं और जॉब के लायक बन सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आईटीआई में एडमिशन, आईटीआई में क्वालिफिकेशन और उसके बाद एडमिशन, एडमिशन के बाद पढ़ाई के दौरान तकनीकी और तकनीकी के अलावा एम्प्लॉयबिलिटी के लिए यानी इंटरव्यू वगैरह के समय जो अंग्रेजी की जो ज़रूरत पड़ती है, या फिर सरकारी एग्ज़ाम्स देते समय जो अंग्रेजी की अर्हता क्या कहेंगे उसको, अंग्रेजी की जो रिक्वायरमेंट, जो ज्ञान की जो परीक्षा होती है परीक्षा में, उन सब को तो आपने देख लिया, अपने उसमें सम्मिलित कर दिया, अपने कोर्स सिलेबस के दौरान आपने ले लिया। अब इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि कंप्लीट करने के बाद
बच्चा क्या करे जॉब के लिए, आपने क्या क्या प्रावधान किए हैं। हाँ, और उससे पहले एक चीज़ और कि आपके कहाँ कहाँ पर ये इंस्टीट्यूट्स हैं, हम उस पर जाएंगे। पहले हमें ये बता दीजिए कि जॉब के लिए क्या क्या प्रावधान है, कहाँ कहाँ ओपनिंग्स होती हैं, उनके पास कौन कौन से स्कोप होते हैं जहाँ बच्चे अपने को कोर्स कंप्लीशन के बाद सपना देख सके कि हम इन संस्थानों में काम कर सकते हैं। बिल्कुल मनीष जी, ये बहुत लंबा पॉइंट है, इस पे बहुत लंबा डिटेल मैं दूंगा आपको जी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम आईटीआई करें और करके उसके बाद हम जॉब कहाँ ढूंढें। जी जी देखिए मनीष जी, सबसे बड़ी चीज़ है कि हमको आईटीआई को समझना है कि हम आईटीआई करने के बाद कैसे जॉब कर सकते हैं। तो हमारे जॉब के 3 जो प्रमुख संसाधन हैं। पहला जो संसाधन है वह है सरकारी सेवा, है ना। ठीक है। दूसरा संसाधन है कि गैर सरकारी सेवा यानी कि निजी प्राइवेट जॉब, और तीसरा जो संसाधन है वह है स्वरोजगार यानी कि सेल्फ जी एम्प्लॉयबिलिटी। हाँ, जो हमारी सरकार भारत सरकार ने अभी आत्मनिर्भर योजना बिल्कुल, मैंने रोजगार को 3 सेक्शन में बांटा है। जी जी पहला गवर्नमेंट सर्विस, जी। सेकंड प्राइवेट सर्विस एंड थर्ड सेल्फ एम्प्लॉयबिलिटी। मतलब आपके पास अगर कोई कौशल है, कोई कला है, स्किल है, तो आप स्वयं भी, जैसे कि कुछ लोग को देखा हमने जो कि अपनी इलेक्ट्रिशियन की दुकान चलाते हैं, उनके पास कौशल आपकी संस्थान से मिला और वो अपने स्वरोजगार करके। खैर, तो आप तो वो तो दुकान की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा इसको बृहद पैमाने पे ले जाना चाहता हूँ। ठीक है, समझेंगे उस चीज कि पहले आप समझिए कि सरकारी सेवाओं में कैसे लड़के जा सकते हैं। देखिए, सरकारी में सबसे जो ज्यादा जॉब ओरिएंटेड आपका जो कोई सेक्शन है वह है रेलवे। यानी कि रेलवे में बच्चों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। जैसे कि रेलवे के ड्राइवर आप देखते होंगे, असिस्टेंट लोको पायलट, ये लोको पायलट का जो बहाली है वो कंप्लीट आईटीआई कोर्सेज पे होते हैं। उसके बाद रेलवे के जो टेक्नीशियन होते हैं उसमें भी आईटीआई के प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया जाता है। उसके बाद रेलवे का इंजन फैक्ट्री ले लीजिए, रेल का चक्का फैक्ट्री ले लीजिए, रेल का जहाँ पे बॉगी बनाया जाता है, रेलवे के मेंटेनेंस सेक्शन को ले लीजिए। ये जितने भी रेलवे के पार्ट्स पुर्जे बनाने वाले जितनी भी कंपनियां हैं, ये सभी आईटीआई पास प्रशिक्षणार्थियों को चयन करती है, ये अवसर प्रदान करती है एम्प्लॉयबिलिटी का। इसके बाद जो हम आते हैं कि मनीष जी, आपको आश्चर्य होगा कि आईटीआई पास लड़के हमारे साइंटिस्ट के टेक्नीशियन हैं। जो साइंटिस्ट को आप पेपर में देखते हैं, उन साइंटिस्ट के टेक्नीशियन के रूप में भाभा रिसर्च सेंटर, जो भारत के बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भारत के मतलब पूरे वर्ल्ड में फेमस करने के लिए उसका जो स्पेस का प्रोग्राम है, तो आप उस भाभा रिसर्च सेंटर में, हम दर्शकों को अगर विद्यार्थी देख रहे हो तो हम BARC की बात कर रहे हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। जहाँ अमित जी का कहना है कि जो वैज्ञानिक होते हैं, वैज्ञानिक ने कोई वैज्ञानिक पद्धति बताई, किसी विज्ञान को दिया, अब उस साइंस की थ्योरी को हमने अप्लाई करना जब शुरू किया तो उसको हम इंजीनियरिंग कहेंगे। और उन इंजीनियरिंग के समय जो कार्य कौशलता, हाथों में जो दक्षता होती है, एक्चुअल जो हाथ से काम करने वाले लोग होते हैं, उस वाले स्टेज पर आईटीआई करे हुए विद्यार्थी या फिर हम ऐसे कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वहाँ के BARC के, वो काम करते हैं। तो वहाँ आप समझ लें कि आपके लिए वो चीज़ आपका भविष्य हो सकता है कि बड़े से बड़े वैज्ञानिक और वैसे इंजीनियरिंग संस्थानों में। बिल्कुल सर, और इसके काम आप कर सकते हैं जी। बिल्कुल। उसके बाद आप DRDO को ले लीजिए, जो पूरे भारत को डिफेंस कंट्रोल कर रही है। DRDO बच्चे समझ लें, अगर कोई विद्यार्थी समझना चाहे कि DRDO क्या है, वो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। वो भारत सरकार की वो संस्था है जहां हम अपने जो सेना है, डिफेंस मतलब हम रक्षा की बात करते हैं, सेनाओं के लिए जो वैज्ञानिक संस्थान है वो है DRDO। जितने भी हमारे हथियार बनते हैं, हथियारों के लिए जो वैज्ञानिक कार्य जो होते हैं, जो विज्ञान वाले काम होते हैं, वो DRDO करती है। तो वहाँ भी जो आपके पास जो ऑप्शंस हैं ITI करे हुए लोगों को, मशीनों या कोई भी शोध के दौरान
हाथ से काम करने वाले जो लोग होते हैं, टेक्नीशियन, एज ए टेक्नीशियन। जी हाँ, यस सर, एज एन वो टेक्नीशियन पद होता है। बिल्कुल एज टेक्नीशियन आप ही लोग होंगे अगर आप ITI करके निकलेंगे, तो बहुत अच्छी इसमें भी संभावनाएं हैं। जी उसके बाद आपका NTPC हो गया, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, महारत्न है ये भी भारत सरकार बिल्कुल। की। उसके बाद BHEL आपका, जिसमें आप जॉब कर रहे जी हाँ, हैं, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। जी जी, उसके बाद सेल हो गया, सेल जो है। रेलवे के लिए पटरी वटरी पूरा बनाती है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। यस सर। उसके बाद आपका DVC हो गया, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। जी हाँ। उसके बाद जितने भी आपके स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, जितने भी, चाहे हमारे यहाँ जैसे बिहार के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में नॉर्थ है, साउथ है, जितने भी आपके TPCL का ले लीजिए, प्राइवेट सेक्टर भी उसमें बिजली विभाग में इंक्लूडेड है। उसके बाद जो हमारा अभी जो सबसे बड़ा जो जॉब अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रहा है वो है DMRC। अच्छा जी, जितने सरकार की जो योजनाएं हैं कि आप दिल्ली में देख रहे हैं, हमारे पटना में भी अब दिल्ली मेट्रो बनाया जा रहा है। अच्छा जी हाँ। और अलग अलग शहरों को मेट्रो से जोड़ा जा रहा है। तो उसके जो लोको पायलट, उसके जो पायलट हैं, ड्राइवर हैं, वो लोग भी जो है आपको ITI करके जा रहे हैं। तो DMRC हो गया। उसके बाद आपका जो सबसे प्रमुख जो जॉब और भी आता है, उसमें आपका समझिए कि सरकारी क्षेत्रों में तीनों डिफेंस का, जैसे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये तीनों में ITI पास लड़के जाते हैं। जी हाँ, जॉब के लिए। तो बहुत सारा जॉब का अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा IOCL इंडियन रिफाइनरी है जो कि आपको जॉब प्रोवाइड कर सकती है। बारूद फैक्ट्री है, गन फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, हमारे बिहार में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मुंगेर में भी है। तो बहुत ज़्यादा जगह पे बारूद का जो फैक्ट्री है। उसके बाद आपके जो चितरंजन में सॉरी ये मध्य प्रदेश के क्षेत्र में जो आपका पेपर, जो पैसा के लिए जो पेपर बनाया जाता है, उसकी जो फैक्ट्री है, पैसा बनाने का जो फैक्ट्री है जिसका पेपर तैयार किया जाता है, वो सारी कंपनियों में गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉयबिलिटी जो है ITI सेक्शन के बच्चों को है। तो अब ये क्लैरिटी है कि जितने भी भारत सरकार या राज्य सरकार, कोई भी राज्य, भारत के सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है, राज्य सरकार का तो मैंने बताया नहीं, सिंचाई विभाग है, उसके तकनीकी आपने कवर कर दिया। बिल्कुल। और बच्चों को ये मैं जरा अलग से मतलब एक समराइज कर दूं पूरी चीज को, कि कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार या हमारे यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, यस सर, बच्चों को जो या तो पढ़ा होगा इन्होंने अगर ठीक से, केंद्र शासित प्रदेश, बिल्कुल बिल्कुल, उनमें से कोई भी सरकार हो, उनके हर एक शाखा में जहाँ भी तकनीकी काम हो रहे हैं वहाँ आपके लिए वैकेंसीज हैं। ये रही बात सरकारी क्षेत्र की। अब प्राइवेट सेक्टर और एक तीसरा आपने कहा स्वरोजगार। बिल्कुल। अब प्राइवेट सेक्टर की हम बात कर लेते हैं कि प्राइवेट में भी आपके पास बहुत सारे ब्रांडेड कंपनियां हैं जो आपको जॉब प्रोवाइड करती है। खास तौर से जो मैकेनिकल सेक्टर का है या इलेक्ट्रिकल, जैसे आप TPCL को ले लीजिए, टाटा पावर को, है कि नहीं। उसके बाद टाटा के बहुत सारे आपका JCB से लेकर के और बहुत सारी वो मशीनें बना रही हैं, कार बना रही है, टाटा सफारी बना रही है, नैनो बना रही है। तो ये टाटा का हो गया, होंडा मोटरसाइकिल का हो गया, मारुति सुजुकी का हो गया। उसके बाद KFC में भी आप टेक्निकल आप जा सकते हैं। अच्छा जी। उसके बाद मतलब फूड चेन्स वाली कंपनियों में भी बहुत सारी जगह जहाँ जितने रेस्टोरेंट, होटल, जितने भी चीजें होंगे उन सब में टेक्नीशियन रिक्वायरमेंट होते हैं और सभी जगह पे एज ए टेक्नीशियन आपका ज्वाइनिंग होगा। इसके अलावा आपका सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी मारुति कंपनी है कि नहीं, आपका टोयोटा हो गया, ये सब कंपनियां भी। उसके बाद आपके इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में आप आ जाइए, जितने भी नोकिया, सैमसंग, सोनी, रिक्सन, ये सारी कंपनियां जो है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल सेक्शन में आप आइए, हैवेल्स हो गया, एंकर हो गया, ये सारे जो इलेक्ट्रिकल सेक्शन में जो वायर बनाते हैं, आपके इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। अच्छा, अभी आप एक कहीं देखा था आपको, कहीं हैवेल्स कंपनी में? बिल्कुल, मैं क्या था वो? बिल्कुल, मैं हैवेल्स कंपनी अभी हरिद्वार में गया था, वहाँ के HR टीम से मैं मीटिंग करने के लिए, क्योंकि हम कैंपस सिलेक्शन के लिए हर एक अलग अलग कंपनियों को मेल करते हैं एम्प्लॉयबिलिटी के लिए, कि अपने जो लड़के मेरे पास हैं उसको हम लोग गारंटेड करते हैं कि भाई आप अगर इस इंस्टीट्यूशन से ITI करेंगे तो आपको रोजगार भी देने का काम यही ITI कॉलेज करेगा। जी हाँ, क्योंकि ये सबसे जरूरी चीज है। क्योंकि हाँ बिल्कुल, पढ़ाई करना तो एक पार्ट है, बिल्कुल, लेकिन अगर मेरे ख्याल से हमारे देश में जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, उनकी तो यही रहती है कि हम अगर पढ़ाई पूरी करते हैं तो जितनी जल्दी हो जाए जी हम रोजगार पकड़ लें। तो ये आपकी बहुत अच्छी बात है, आपके संस्थान की और आपके पूरी संस्थानों के ग्रुप की, जी जितने भी आपके कॉलेजेस हैं बिहार में कई जगहों पर। जी।
तो एज तो डायरेक्टर सर आपका ये जो प्रयास है कि हम जैसे हरिद्वार आप आए तो आपने कई कंपनियों का भी वो दौरा कर लिया और आपने उसमें बच्चों को रोज़गार देने के जो स्कोप हैं उसको आपने टटोल लिया। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे। बिल्कुल। और देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, रोजगार में भी अभी बहुत प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां शोषण कर रही है। अच्छा जी। तो हम लोग शोषण के खिलाफ हैं। अब जैसे कोई कंपनियां हमें मेल करती है कि भैया आप मेरे यहाँ लड़के भेजो, मैं आप उसको जॉब दे दूंगा। तो हम जब उसको सैलरी पूछते हैं तो वो बताते हैं 12,000 रुपये मिलेंगे। तो मैं अपने लड़कों को 12-13 हज़ार का एम्प्लॉयबिलिटी देता ही नहीं। मेरे यहाँ जो लड़के पढ़ते हैं, जो मेरे यहाँ 220 सीट्स है ITI के, मैं उन लड़कों को गारंट करता हूँ कि मैं 18-20 हज़ार रुपये से कम पे इनिशिएट आपको नहीं भेजूंगा। मेरा टारगेट ही होता है कि कम से कम अगर होंडा मोटरसाइकिल भी जाता है तो समथिंग 19,000 उसकी सैलरी होती है। तो 19,000 से लेकर के अगर मारुति सुजुकी तक जाता है तो वो 29-30 हज़ार सैलरी तक वो फर्स्ट अटेम्प्ट करे। और उसके बाद हम लोग उसका क्या करते हैं कि पासपोर्ट बनाने के लिए बच्चों को प्रेरित करते हैं कि भाई आप जब तक इंडिया में एक्सपीरियंस कर रहे हो तब तक तुम अपना डॉक्यूमेंट तैयार करो, पासपोर्ट तैयार करो। और उसके बाद हम लोग विदेशी जॉब को भी ढूंढते हैं कि हमारे अभी नया यंग है, इसके पास एनर्जी है, ये ग्लोबली अपने आप को मतलब पूरे वर्ल्ड घूम सकता है और ये अपॉर्चुनिटी को ढूंढ सकता है। तो हमारे अभी 22-23 लड़के ऐसे हैं जो विदेश में सेवा दे रहे हैं और उसके लाखों में सैलरी है। तो हमारा वो भी एक लाइनअप रहता है कि जो विद्यार्थी जो विदेश में भी सर्विस कर रहे हैं उनके माध्यम से वीजा लो, उसको नए लड़के को वहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी जनरेट करो, जिससे कि उन लड़कों के सैलरी जो है 70-80 हज़ार 1 लाख रुपए सैलरी बने, जिससे कि वहाँ के पारिवारिक सामाजिक स्थिति में परिवर्तन आए। कैपिटल अगर देखिए हमारे गांव सबसे पूरे भारत का जो 75% जो हमारा पॉपुलेशन जो है वो गांव से बिलोंग करता है, बल्कि ज्यादा ही होता है। और गांव में कैपिटल का होना बहुत जरूरी है। ये हमारा मानना है कि ग्रामीण क्षेत्र के लड़के बहुत मेहनती होते हैं, बहुत मेहनती। अगर आप एक बार उसको पता चल जाए कि हमको इस रास्ते पे जा करके और हम सफल हो जाएंगे तो वो 18-18 घंटे मेहनत करने के लिए तैयार होते हैं जी। और वो गांव के लड़के जब विदेश में जा करके और सर्विस करेंगे और गांव में कैपिटल आएगा, विदेशी करेंसी आएगा, तो वो पूरे गांव के लिए बहुत डेवलपमेंट का विषय होता है। बाहर से विदेश से जब पैसा आता है बिल्कुल तो उससे पूरी अर्थव्यवस्था जो हमारी है वो बढ़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा एक बस वो सफेद होना चाहिए। और ऑब्वियसली जब रोजगार से जो बच्चे अपनी बचत के पैसे को जब बेचते हैं अपने यहाँ, तो अपना जो GDP जो है उसमें ग्रोथ तो होता ही है। चलिए, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है प्राइवेट सेक्टर भी। प्राइवेट सेक्टर देखिए, अभी प्राइवेट सेक्टर को भी आप अवॉइड नहीं कर सकते। बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं जो गवर्नमेंट से बहुत बेहतर है जी। इवन आपको मेडिकल कार्ड इशू कर रही है, आपके PF अकाउंट जनरेट है, आपके पेंशन के लिए भी अमाउंट वो जमा करवा रही है कंपनी, आपके परिवार के मेडिकल इंश्योरेंस कर रही है। तो हमको लगता है कि अगर ये सारी कंपनियां हैं, हमारे कुछ है ऐसे बिल्कुल जो प्राइवेट सेक्टर में कुछ अच्छी, जैसे मारुति वगैरह हैं जी जी जी, वो कुछ ऐसा घूमने का भी, कहीं साल में 1 बार 2 बार कहीं घूमने का भी कुछ ऐसा बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है। जैसे आप अरेंज करती हैं बिल्कुल, आप जो है ट्रेनिंग, हाँ बिल्कुल, आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए वो अपने विदेश के ब्रांच में भी भेजती है। आपके जैसे होंडा मोटरसाइकिल है, तो होंडा जो है आप अगर इंडिया में काम कर रहे हैं तो अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं तो आपको जापान भी वो भेज सकती है ना जी हाँ। तो जो टेक्नीशियंस हैं हमारे, टेक्नीशियंस तो हर जगह टेक्नीशियन की तो रिक्वायरमेंट है ही। अब जहाँ पे हो सकता है कि अगर जापान में जाकर अगर किसी इंजीनियर को कुछ काम अगर करना ही है तो उस समय उनके साथ एक दक्ष मतलब स्किल्ड टेक्नीशियन का होना तो बहुत ही आवश्यक है। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है जो हमारे ITI के जो करे हुए जो विद्यार्थी होंगे, जो वहाँ कार्यरत होंगे, काम को तो वही अंजाम देंगे। तो मनीष भाई, ये तो मैंने प्राइवेट सेक्टर की बात की जी, है ना, जिसमें आपके प्राइवेट सेक्टर में सारे जॉब को मैंने बताया, बहुत अच्छी जिसमें आपका मिल्क इंडस्ट्री वगैरह के बारे में मैंने अभी चर्चा नहीं किया। सुधा का जो इंडस्ट्री है हमारे बिहार में जी, उसमें भी ITI का, राज का इंडस्ट्री है, मतलब फूड में है, ब्रिटानिया कंपनी, बहुत सारी कंपनियों में प्राइवेट सेक्टर में जॉब है। उसके बाद अब मैं जो बहुत इम्पोर्टेंट बात कर रहा हूँ वो है सेल्फ एम्प्लॉयबिलिटी। तीसरा हमने बात कर ली सरकारी क्षेत्र, हमने बात कर ली प्राइवेट क्षेत्र, अब हम चल रहे हैं स्वरोजगार क्षेत्र। बिल्कुल।
उसमें जरा समझते हैं कि अमित जी। देखिए, स्वरोजगार जो है, अगर आप उसको लंबा समझें, अच्छा से समझें, तो ये बेस्ट एम्प्लॉयबिलिटी विकल्प है। जैसे हमारा पॉपुलेशन सपोज मान लीजिए कि 1 अरब 40 करोड़ है, तो हम सभी गवर्नमेंट जॉब नहीं जा सकते, हम प्राइवेट जॉब नहीं जा सकते, तो हम स्वरोजगार कर सकते हैं। और स्वरोजगार का सबसे जो फायदा है कि आप स्वरोजगार जो ही शुरू करेंगे तो आने वाले 4-5 वर्षों में आप दूसरों के लिए रोजगार के अवसर, आपके यहाँ रोजगार के अवसर मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि स्वरोजगार में आप पैसे कमाने का जो भी कैलकुलेशन, जो भी गणितज्ञ समझते हैं, उसमें है कि भैया अगर मैं 8 घंटे काम कर रहा हूँ तो मैं 8 घंटे की मेरी जो सैलरी है 30,000 40,000 जो भी हो बन रही है, तो हम सरकारी जॉब में तो हमारे जो सैलरी बनेंगे वो तो फिक्स है ऑलमोस्ट। परंतु अगर हम जब स्वरोजगार को चयन करते हैं तो हम जैसे शुरू में अकेले शुरू हुए, परंतु 2 साल में हमने 4 लोगों को उसमें ज्वाइन कराया। तो 4 लोग अगर मान लीजिए कि 8 घंटे काम कर रहे हैं और उसका हमारा जो सैलरी है 40,000, और वो 4 लोग के 10% भी अगर मेरे बेनिफिट में आ रहे हैं सर, अगर 1 घंटे भी एक्स्ट्रा वर्क हो रहा है जो मेरे खाते में जा रहे हैं एज ए ऑनर प्रॉफिट में, तो आप समझिए कि वो 4 घंटे के सैलरी मेरे सैलरी में जुड़ जाते हैं। जी हाँ, ये अगर हमारे पास 100 लोगों की एम्प्लॉयबिलिटी भविष्य में हो जाएगी, तो 100 लोगों का 1 आवर अगर हमारे सैलरी में जुड़ेगा तो हम ऑलमोस्ट करोड़ों में हमारी सैलरी हो जाएगी। जी हाँ। तो स्वरोजगार का सबसे पहला चीज समझना है कि स्वरोजगार आप एक तरह से देश सेवा ही है कि, परंतु मैं हर एक विद्यार्थी को यही कहता हूँ, प्रशिक्षणार्थी को, कि स्वरोजगार का चयन इनिशिएटिव नहीं हो, शुरुआती नहीं हो। आप पहले सीखें, बिल्कुल आप पहले जो ITI करें, ITI करने के बाद 1 2 3 4 साल जी हाँ आप प्राइवेट गवर्नमेंट को एक्सपीरियंस करें। जी हाँ। आप वर्ल्ड में देखें कि क्या हो रहा है, जी हाँ जी। और तब जाकर के अपने रोजगार को चयन करें जिसमें आपको डूबने की संभावनाएं जो है वो बहुत कम है। और दूसरी बात है मनीष जी कि अभी जो स्वरोजगार है उसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट है। चलिए, आप ITI अगर कर लेते हैं तो आपको सरकार 10 लाख से लेकर के 25 लाख रुपए तक लोन प्रोवाइड करेगी। अच्छा, 10 लाख से लेके 25 लाख तक जी, 25 लाख तक आपको लोन प्रोवाइड करेगी। कुछ कंडीशंस होंगे, और वो लोन जो है ऑलमोस्ट इंटरेस्ट फ्री होता है, जस्ट मतलब 2 और 3% पर एनम पर ईयर प्रति वर्ष। यस। अगर 1 लाख रुपए हमने सरकार के मेरे पास कर्ज है तो वो समझिए साल में 3,000 रुपए मात्र वो इंटरेस्ट लेंगे। आप समझ लीजिए कि निग्लिजिबल है, ना के बराबर। तो अगर आप रोजगार चुनते हैं स्वरोजगार और आप सरकार को प्लान देते हैं, उसके लिए भी हम लोग काउंसलिंग करते हैं अपने प्रशिक्षणार्थी को, उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे कि भाई हम क्या प्रोडक्शन करना चाहते हैं। जैसे गांव में हम थ्रेशर बना सकते हैं, जो जिससे हम थ्रेशर समझ रहे हैं, हमारे जो दर्शक है वो समझ रहे हैं बिल्कुल, जैसे हम ट्रैक्टर का डाला बना सकते हैं, हम बस के बॉडी बना सकते हैं, ट्रॉली की बात कर रहे हैं, बिल्कुल हम बस का जो बॉडी बनता है जी हाँ वो बना सकते हैं, ट्रक का बॉडी बना सकते हैं, है ना। हम वेल्डर्स और बिल्कुल चिमनी का जो क्षेत्र है, जितना फ्लाई से चिमनी बनता है उसके हम लोग ट्रॉली बना सकते हैं, हम लोग GI सीट, एल्वेस्टर सीट बना सकते हैं, हम लोग वुड प्लाई का फैक्ट्री बना सकते हैं, प्लाई बना सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे रोजगार हैं जो कि 10 लाख से लेकर के और बिलो 1 करोड़ में हम उसको शुरू कर सकते हैं जी। और जब आप शुरू करेंगे तो सरकार बैठी हुई है, सरकार को आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट किया, उद्योग आधार केंद्र में आपने रजिस्ट्रेशन कराया, आप सारे मशीन का बिल वाउचर दे दीजिए तो सरकार आपको पूरा पेमेंट करेगी। मतलब लोन आपको देने के लिए बिल्कुल सरकार की तैयारी है। बिल्कुल, आपके अंदर दक्षता होनी चाहिए, बिल्कुल आपके अंदर प्रोजेक्ट रिपोर्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए और आपके पास पैसे की कमी, कोई अवरोध नहीं बनेगी आपके प्रोजेक्ट या सपनों की उड़ान में बिल्कुल। और सेल्फ एम्प्लॉयबिलिटी मीन्स कि देश की सेवा जी। मैं देश की सेवा इसीलिए बोल रहा हूं कि अगर एज ए स्वरोजगार, एज ए एम्प्लॉयबिलिटी आप अगर सर 10 लोगों को जॉब दे रहे हैं, 10 लोगों को रोजगार दे रहे हैं ना, तो ये एक आप बहुत बड़ी देश सेवा कर रहे हैं। क्योंकि 1 अरब 40 करोड़ की आबादी में
अगर हर एक इंसान अगर 10 लोगों को रोजगार देने का क्षमता प्राप्त कर ले तो सर समझिए ये देश वाकई में सोने की चिड़िया जिस तरह से थी भविष्य में सोने की चिड़िया बन सकती है कि नहीं। और आप तो जानते हैं कि प्राचीन भारत जो हमारा रहा उसमें कई हमारे जो ऐसे काम रहे हैं, जो हमारे ढाका जो अब बांग्लादेश हो गया, वहाँ का जो कपड़ा मलमल का है ना, हमारे बनारसी साड़ी, हमारे एक से एक चीजें हैं जो हमारे यहाँ के कारीगरों ने करके दिखाया। जी हाँ, हमारे स्टोन्स, हमारे सिल्क, बिल्कुल, हमारे स्पाइसेस। तो हम जो नए युवाओं को मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप ITI कर भी लिए हैं या आप कर चुके हैं या करने वाले हैं, तो आप अपने माइंड में सेट करके रखें कि हम आने वाले 2, 4, 5, 7 वर्षों में हम सेल्फ एम्प्लॉयबिलिटी को चुने। आप जॉब करते हुए भी चुन सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप जॉब छोड़ दें, आप कहीं जॉब कर सकते हैं, उसके अलावा भी आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अब जैसे आप मनीष जी मैं बता रहा हूँ कि अभी जैसे सोलर अलायंस चल रहा है, आप तो जान रहे हैं कि सरकार ग्रीन एनर्जी पे काम कर रही है। जी हाँ। और ग्रीन एनर्जी के लिए क्या चाहिए? बैटरी चाहिए, सोलर सेल्स। और बैटरी, सोलर सेल्स, आप बैटरी उसकी बात कर रहे हैं, बिल्कुल, स्टोरेज स्केल वाली बैटरी, स्टोरेज स्केल। जी हाँ, जी। और वो बैटरी जो है वो बहुत बड़ा रोजगार का अवसर है। बिल्कुल, बड़ी बड़ी कंपनियां बना रही है उसको। आम तौर पे अगर आप क्वालिटी अच्छा करें तो एक सामान्य इंसान भी बैटरी की कंपनी खोल सकता है। अच्छा, बैटरी की फैक्ट्री लगा सकता है। अच्छा। और उससे लाखों का टर्नओवर जुटा सकता है, क्योंकि आपके पास एम्प्लॉयबिलिटी जो है, आपकी शुरुआत है, तो आप बहुत लो कॉस्ट पे माल को आप सप्लाई दे सकते हैं। तो बहुत सारे स्वरोजगार के अवसर हैं ITI करने पे, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयबिलिटी, ये तीनों चीज ITI पे उपलब्ध है। ठीक है, ये बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। हम जनरली ज़्यादातर साधारणतया बच्चों के दिमाग में ये होता है कि हम अगर ITI करें तो सरकारी नौकरी हम ढूंढ लेंगे। अमित जी ने कहा कि ऑलमोस्ट रुकी हुई रहती है सैलरी, रुकी हुई, बल्कि वो टाइम बाउंड होती है। आप इतने सालों बाद आपकी सैलरी इतनी होगी और बीच में पे कमीशंस लगते रहते हैं, तो उस समय कुछ डबल या ट्रिपल या कुछ ज़्यादा गुना सैलरी में उछाल आती है। प्राइवेट सेक्टर में परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी की हाइक्स होती हैं, जबकि जो तीसरा इन्होंने बताया स्वरोजगार वाले में आपकी कोई सीमा नहीं होती। आपका जो इनकम है वो कुछ भी हो सकता है, कभी भी कितनी ऊंचाई तक आप लेके जा सकते हैं। ये तो 3 फायदे हो गए। अब आते हैं अमित जी के जो विद्यालय हैं, जो ITI के इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी लोकेशन के बारे में ज़रा समझ लें। हमने ये समझ लिया कि इन्होंने जो तकनीकी कोर्स है उसमें कौशल के अलावा इन्होंने अंग्रेजी और तमाम चीज़ें जो कि एक कंपटीशन के समय ज़रूरत पड़ती हैं विद्यार्थियों को, वो ये दिया करते हैं। हमने ये भी समझ लिया कि ये पासपोर्ट बनवाने में मदद करते हैं, बच्चों को प्रेरित करते हैं, ताकि सिर्फ भारत में ही नहीं, जो ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो वैश्विक रोज़गार की जो संभावनाएं हैं, उसमें भी बच्चे अपने को तैयार रखें। और इसके बाद हमने इनसे ये समझ लिया कि स्वरोजगार बहुत ही बड़ा एक तरह से देश सेवा है, तो उसमें भी हमें जाना चाहिए। अब अमित जी, सबसे आखिरी सवाल, आखिरी स्टेज में हम पहुंच गए अपने इस वार्तालाप के। हमें ये समझाइए, हमें ये बताइए कि कहाँ कहाँ पर आपके इंस्टीट्यूट्स हैं और बच्चे कैसे उसमें एडमिशन के लिए जा सकते हैं। देखिए, अभी तो एक्चुअली हमारे पास जो संस्थाएं हैं, मेरे पास आपका पटोरी, एक शाहपुर पटोरी जगह है, किस जिले में पड़ता है? समस्तीपुर जिले में। जी हाँ। तो उस पटोरी में भी मिथिलांचल गौरव ITI, जी हाँ। उत्तर बिहार के टॉप मोस्ट ITI में हमारा वो कॉलेज है। अच्छा जी। जहाँ पे हम गवर्नमेंट जॉब का तैयारी भी करवाते हैं, कंप्यूटर का पूरा क्लास देते हैं। जी हाँ। जिससे कि बच्चों को डाटाबेस एडुकेशन, अच्छा जी, जो कंप्यूटर का नॉलेज हो, इंग्लिश स्पोकन करवाते हैं। अच्छा जी। कंप्लीट प्रैक्टिकल, बिहार में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल अगर कोई ITI में होता होगा तो वो हम लोग के संस्थाओं में, क्योंकि हमारा मानना है कि प्रैक्टिकल जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कोई भी विद्यार्थी को आगे बढ़ाने के लिए। जी हाँ। तो प्रशिक्षणार्थी 60% प्रैक्टिकल नंबर्स होते हैं ITI में।
तो जैसे आप मान लीजिए इलेक्ट्रिकल सेक्शन हो गया, तो उसमें इलेक्ट्रिकल में छोटे छोटे टी जॉइंट से ले करके और मोटर बाइंडिंग तक, फैन वाइंडिंग, मोटर वाइंडिंग, कूलर, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान जितने भी आते हैं, उन सारे चीज़ के ऑपरेशन के बारे में हम लोग उसको बताते हैं प्रशिक्षणार्थी को। वहीं फीटर का मतलब सेक्शन, आप उन्हें पे बस थ्योरी या सैद्धांतिक बातें ना करके बिल्कुल उन्हें हाथ से काम करवा के, सिखा के और उन्हें आप प्रैक्टिस कराते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप इस तो यूट्यूब प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये वाली कहावत यस से आप लोग चलते हैं ताकि वो परफेक्ट दक्ष कुशल जी हाँ, प्रशिक्षणार्थी बन सके। जी। और उसके बाद मेरा जो दूसरा कॉलेज है वो वैशाली डिस्ट्रिक्ट के जंदाहा अच्छा जी में है, पटोरी रोड में स्थित है जंदाहा, और डिस्कवरी ITI के नाम से। अच्छा जी। वो भी कॉलेज वैशाली जिला के समझिए कि बहुत ही बेहतरीन कॉलेज में से है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है, सारे मशीन है। उसके बाद मनीष जी अभी तो वहाँ पे इतना अच्छा इनिशिएटिव हुआ है, केशव आजाद जी वहाँ डायरेक्टरशिप में अभी संभाल रहे हैं, हम लोग टीम वर्क कर रहे हैं, तो हम हेड डायरेक्टर में आते हैं। वहाँ के डायरेक्टर केशव आजाद सर हैं और अरविंद जी प्रिंसिपल हैं। तो केशव आजाद जी के नेतृत्व में अभी वहाँ पे एक काम हो रहा है, जो हम लोग एक शॉर्ट टर्म भी कोर्स करा रहे हैं, मतलब 7 डेज का 1 वीक ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। अच्छा जी। जो बच्चे आप पहले ITI में आए और 1 वीक का कोर्स करें और आप कम से कम इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानें। आप पूछिएगा कि उससे क्या फायदा है। फायदा ये है मनीष जी कि अगर कोई लड़के मान लीजिए कि इंटर पास है और उसके साथ ये 7 डेज का ट्रेनिंग कर रखा है और दोनों एक कंपनी में जॉब के लिए जाता है, तो ट्रेनिंग वाले ही लड़कों को पहले चयन किया जाता है। जी हाँ, कोई भी एम्प्लॉयर अगर हो, कोई भी जो अपने लिए किसी को अगर कोई एम्प्लॉय चाहिए हो, तो जाहिर सी बात है जिनके पास योग्यताओं के साथ जो ज़रूरी योग्यताएं हैं, जो नेसेसरी क्वालिफिकेशंस हैं, एसेंशियल क्वालिफिकेशन के साथ जो कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें हों, तो कोई भी एम्प्लॉयर उन्हें ही हायर करना चाहेगा। जी हाँ जी। तीसरा ब्रांच जो है वो वैशाली डिस्ट्रिक्ट के देसरी अच्छा जी ब्लॉक में गाजीपुर एक चौक है। जी हाँ। गाजीपुर चौक पे मेरा ग्लोबल ITI कॉलेज चलता है। अच्छा जी। उसमें भी हमने बेहतरीन प्रशिक्षण का प्रबंधन किया है और सभी प्रशिक्षणार्थियों के लिए वेल इक्विपमेंट टीचर जो उनके इंस्ट्रक्टर होते हैं, वो सारा प्रबंधन हमने अच्छे से किया है। इसके अलावा हम जो बच्चों तो वैशाली में 2 हो गए। वैशाली में यस, वैशाली में 2। अच्छा जी। बिहार में ही मुख्य रूप से हमारा वैशाली में 2, समस्तीपुर में समस्तीपुर में 1। जी हाँ। जी जी। तो मैं 3 ITI कॉलेज चला रहा हूँ जी। और मेरे 3 CBSE स्कूल है। अच्छा जी। जैसे हमारे यहाँ एक स्लोगन है मनीष जी कि डोंट से क्वांटिटी से क्वालिटी। अच्छा, से क्वालिटी। हमारा क्वालिटी पर ही फोकस होता है कि हमारे यहाँ जो विद्यार्थी, जो पेरेंट्स बिलीव करके अपने बच्चों को भेजते हैं, उन बच्चों को हम क्वालिटी ओरिएंटेड एडुकेशन जी हाँ कैसे प्रोवाइड करें। जी हाँ। तो वो क्वालिटी एडुकेशन में हमारे पास 3 CBSE मेरा स्कूल है। डिस्कवरी पब्लिक स्कूल जो वैशाली डिस्ट्रिक्ट में उफरौल गाजीपुर चौक पे। अच्छा जी। और दूसरा जो स्कूल है मेरा वो शाहपुर पटोरी समस्तीपुर में डिस्कवरी सेंट्रल स्कूल के नाम से है। और तीसरा जो मेरा स्कूल है वह मोहिउद्दीन नगर समस्तीपुर जिला में एक ब्लॉक है, मोहिउद्दीन नगर। अच्छा जी। वहां पे स्थित है। और सभी जगह हमने एक अच्छे क्वालिफाइड टीचर का टीम रखा हुआ है, जो टीम वेल एडुकेशन प्रोवाइड करती है। जी हाँ। इसके साथ साथ मनीष जी अभी जो नई शिक्षा नीति आई है उसके टीचर ट्रेनिंग के लिए हमने एक नर्सरी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन भी खोला है। अच्छा जी, वो भी आप बिल्कुल, जो कि सावित्री राम जतन नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज मोहिउद्दीन नगर में स्थित है। और ये ट्रेनिंग कॉलेज का उद्देश्य है कि जो नई शिक्षा नीति में सरकार ने 3 क्लास को ऐड किया है, नर्सरी, LKG और UKG। इन तीनों क्लास के लिए जो शिक्षक चाहिए वो एंटिटी ट्रेंड शिक्षक चाहिए। तो उसके ट्रेनिंग के लिए भी हमने विद्यालय ओपनिंग किया है। तो हम एक लंबा इंस्टीट्यूशन को हम लोग हेड कर रहे हैं
और हमारे यहाँ क्वालिटी की बात हो, क्वालिटी अगर आप अपने विद्यार्थी को, हमारे अपने बच्चों को अगर आप मेरे यहाँ देते हैं तो यकीन मानिए कि हम उसके लिए जॉब का अवसर प्रदान करेंगे, वेल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे और अलग अलग कल्चरल एक्टिविटी को भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। यानी कि हमारे जो बच्चे हैं उसको हम अलग अलग, जैसे मान लीजिए कि पटोरी में एक बहुत बड़ा आयोजन होता है विज्ञान मेला। वहाँ के एक बहुत ही बेहतरीन शिक्षक हैं उमा ठाकुर जी। समझिए कि शिक्षा जगत में उनका जो कार्य पद्धति है वो आम युवाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। इवन समझिए कि जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए वो मुफ्त शिक्षा देते हैं। और उनका जो कार्यक्रम, उनके तो बहुत सारे कार्यक्रम हैं, उसमें एक कार्यक्रम है विज्ञान मेला। और विज्ञान मेला जो कार्यक्रम है उसमें बहुत सारे तकनीकी सामान बनाए जाते हैं। इवन चंद्रयान बनाया जाता है, मंगलयान बनाया जाता है, इन सब के मॉडल बनाए जाते हैं। मॉडल बनाया जाता है। और ये सारे मॉडल हमारे ITI के लड़के तैयार करते हैं। अच्छा, आप ही के? मतलब ये ना, ऐसा नहीं कि किसी ने प्रोजेक्ट दे दिया बाहर की दुकान से या कहीं कारीगर से बनवा कर लिया है। जी, क्योंकि कई स्कूलों में ऐसा हमने होते देखा है कि विज्ञान मेला या साइंस एग्जीबिशन के नाम पे जो चलता है, वहाँ स्टूडेंट्स या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स मिलकर बाहर किसी दुकान वाले, किसी कारीगर को देते हैं कि भैया ये बनाकर दे देना, हमें साइंस एग्जीबिशन में दिखाना है। हमारे यहाँ वो नहीं। ये अच्छी बात है कि हमारे यहाँ विज्ञान मेला पटोरी का फेमस मेला है। और वहाँ पे मंजेश कुमार जी जो है प्रिंसिपल हैं और मिथिलांचल गौरव ITI के, और सारे ऑपरेशन जो वहाँ के मॉडल हैं वो सारे मॉडल ITI के विद्यार्थी तैयार करते हैं। और विज्ञान मेला में बहुत सारे लोग आते हैं, वो उसको सराहते हैं। जी हाँ। तो थैंक यू फॉर उमा ठाकुर जी कि आप इतने बड़े आयोजन करवाते हैं पटोरी में, और आपने एक नई मिसाल कायम की है पटोरी के लिए। और हमारे जो टीम में जो डायरेक्टर हैं केशव आजाद जी, जो डिस्कवरी सेंट्रल स्कूल और डिस्कवरी ITI कॉलेज को देखते हैं कंप्लीटली रूप से, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में सभी को मॉनिटर करते हैं। सर, आपको मैं बता देता हूं कि पटोरी की जो संस्था है स्कूल, वो भी वेल क्वालिफिकेशन, वेल क्वालिटी में बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। और आप डिस्कवरी सेंट्रल स्कूल के एनुअल फंक्शन में अगर आप चले जाएं तो आपको लगेगा, जरूर कभी आएंगे, जरूर कभी आप आइए, आपको लगेगा कि कितनी बृहद पैमाने पर बहुत बेहतरीन कार्यक्रम वहां पे कराए जाते हैं। और बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट, चौमुखी विकास कैसे हो, कल्चरल प्रोग्राम कैसे हो और कैसे उसका डेवलपमेंट हो, उस पे उनका फोकस रहता है केशव आजाद जी का। बच्चों का हर एक चीज़ों पे, रिदम पे ध्यान रखते हैं। इसके हमारे इंस्टीट्यूशंस में अगर कोई लड़के आते हैं तो ये तो मनीष जी मैंने बता दिया कि हमारे ITI में लोग कैसे पढ़ते हैं, परंतु एक दूसरी जो बात है, जो मतलब फाइनेंस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उसमें भी मैं बता देता हूँ कि अगर मुस्लिम कोई विद्यार्थी है, जो मुस्लिम स्टूडेंट्स, उसके लिए सरकार ऑलमोस्ट लगभग 30,000 to 40,000 स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर। कौन सी सरकार? बिहार सरकार? बिहार सरकार, बिहार सर, दोनों। अच्छा, दोनों मिलके। अच्छा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, अल्पसंख्यक मंत्रालय जो है, अल्पसंख्यक विभाग, माइनॉरिटी का जो है, वो 30 से 40 हजार रुपए स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है ITI करने के लिए मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन जो कास्ट के बच्चे हैं उनके लिए। मतलब धर्म के आधार पे जो रिलीजियस माइनॉरिटी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ITI में अगर आप करते हैं तो ITI में जो आप फीस जमा करते हैं उसके एवज में आपको सरकार स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है। दूसरा बात है, हिंदू में जो सेक्शन है, हिंदू में OBC है, इसको सरकार ऑलमोस्ट लगभग 15,000 रुपए 2 साल में स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। अच्छा जी। और जो SC ST, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब जो कास्ट है, इसके लड़कों के लिए भी सरकार जो है बहुत अच्छे प्रोविजन की हुई है और 15 से 20 हजार रुपए स्कॉलरशिप इनको भी प्रोवाइड कर रही है। अच्छा जी। तो सरकार का भी मानना है कि बच्चे स्किल करें, बच्चे ITI करें, बच्चे ट्रेनिंग करें और हम उनको स्कॉलरशिप देंगे और वो रोजगार के अवसर में, ताकि समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं इकोनॉमिक आधार पर और
धर्म के जो माइनॉरिटीज़ और अल्पसंख्यकों को सबको बढ़ावा देकर सामाजिक मुख्य धारा में और जोड़ना। बिल्कुल बिल्कुल मुख्य हम जो इनइक्वालिटी है, असमानता को दूर करने का प्रयास है बेसिकली केंद्र और राज्य सरकार दोनों सरकार, जिससे कि आप ये करते हैं। तो इस तरह से हमें बहुत कुछ जानने को मिला एक विषय के बारे में कि आईटीआई क्यों करनी चाहिए, आईटीआई करने से फ़ायदे क्या होते हैं, कौन कर सकते हैं करने के, और इन्होंने क्या विशेष अपने कदम उठाए हुए हैं, क्या विशेष अपनी ओर से ये प्रयास करते हैं। इन्होंने अपने टीम की भी बड़ी सराहना की, क्योंकि किसी भी कार्य को अंजाम देने में सबसे बड़ी भूमिका उनकी टीम की होती है। इन्होंने कई अपने मित्रों, शिक्षकों और सहकर्मियों के भी नाम गिनवाए, कई टीचर्स के भी नाम गिनवाए। उन सभी को आभार कि उन्होंने भारत की उन्नति में भी अपना योगदान दिया है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम सभी भारत के लिए ही काम कर रहे हैं। सिर्फ बॉर्डर पे सेना में भर्ती होना ही देश सेवा नहीं है, हालांकि वो बहुत बड़ी सेवा है, लेकिन हम अपने कार्यों को अच्छे से करें, ये भी एक बहुत बड़ी देश सेवा है। ये सभी को समझ लेना चाहिए, और जो समझते हैं उनको भाई तहे दिल से आभार। बिल्कुल मनीष जी। ठीक है, तो इस तरह से अब हम एक आखिरी वाक्य डायरेक्टर साहब अमित जी से सुनना चाहेंगे। इसके बाद इस एपिसोड को हम समाप्त करेंगे। अब इसे अमित जी, आखिरी वाक्य स्टूडेंट्स के लिए। आखिरी वाक्य हम यही कहेंगे कि न हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य के पथ पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही। तो मेरे प्यारे प्रशिक्षणार्थी बच्चों, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, जो भी आप सुन रहे हैं, आप इस कोर्स को, इस आईटीआई के कोर्स को एज ए अपॉर्चुनिटी के रूप में चुने। और एक चीज़ जो छूट गया मनीष भाई जी, जो थोड़ा सा मैं जोड़ देता हूँ। जी हाँ, जरूर। कि जैसे पेरेंट्स को लगता है कि यार मेरे बच्चे तो 16-17 साल के हैं, आईटीआई कर लेगा फिर नौकरी करेगा, बहुत कम उम्र है, तो अब पढ़ेगा नहीं, जॉब कर लेगा। तो ऐसी बात नहीं। आईटीआई करने के बाद आप इंजीनियरिंग में बीटेक में एडमिशन करवा सकते हैं। जी हाँ, डिप्लोमा में भी 1 साल की छूट होती है, पॉलिटेक्निक में भी छूट होती है, डिप्लोमा के बाद बीटेक में भी 1 साल और की छूट होती है। आईटीआई अगर मैट्रिक पास कोई लड़का करता है तो उसको इंटरमीडिएट की डिग्री सरकार देती है। ऐसा है? बिल्कुल। सरकार, जो नई सरकार जब बनी तो उन्होंने प्रोविजन लाया कि हम हिंदी और इंग्लिश 2 विषयों का परीक्षा आपसे लेंगे और आपको इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट दे देंगे। आप ग्रेजुएशन में नाम लिखवा लीजिए। तो आपकी पढ़ाई नहीं छूट रही है। तो ये एक प्रधानमंत्री जी का इनिशिएटिव था। जब वो 2014 में जब सिलेक्टिव गवर्नमेंट आई, प्रधानमंत्री जी इलेक्टेड गवर्नमेंट जो आई, हाँ। इलेक्टेड गवर्नमेंट जब आई तो उन्होंने इसको इनिशिएटिव लिया। ये पॉजिटिव चीजें हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और इसमें बिहार के लाखों प्रशिक्षणार्थियों को लाभ मिल रहा है। बिहार ही नहीं, पूरे देश को। मैं तो देखता हूँ कि ऐसा है तो ये बहुत अच्छी पहल है। सभी अब आईटीआई पास बच्चे हैं जो उनको इंटरमीडिएट की डिग्री मिल रही है। तो आप इंटरमीडिएट भी आईटीआई से कर सकते हैं। और आईटीआई में चूंकि परसेंटेज प्रैक्टिकल ज्यादा नंबर का होता है, तो ऑब्वियसली इंटरमीडिएट में आपका परसेंटेज ज्यादा होता है। परसेंटेज भी एक बहुत बिल्कुल। तो ये भी पॉजिटिव बात है। दूसरा है कि आईटीआई करने के बाद आपको पढ़ाई बाधित नहीं होगा। जैसे अगर आप जॉब में चले गए, सपोज मान लीजिए कि आप रेलवे में जॉब कर रहे हैं, तो रेलवे में जॉब करते हुए आप बीटेक, आप क्रॉसपॉन्डेंस कर सकते हैं। ईएमआई के थ्रू जो है आप क्रॉसपॉन्डेंस बीटेक का कोर्स कर सकते हैं, आप पॉलिटेक्निक का कोर्स कर सकते हैं। तो आप अपनी पढ़ाई को भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये चीज छूट रहा था, इसीलिए मैंने इसको जोड़ दिया, है ना, कि आप इसमें जुड़िए। और मैं सभी विद्यार्थियों को करना चाहता हूं कि संस्था जो होता है वो एक मार्गदर्शक होता है। आप सोचेंगे कि इस संस्था में आ जाएंगे तो हम बहुत कुछ कर लेंगे। आपके पढ़ने से ही आपका डेवलपमेंट होगा, क्योंकि और सीखने से। बिल्कुल, क्योंकि हम एक मार्गदर्शक हैं। हर एक विद्यार्थी के लिए गुरु की आवश्यकता है। विवेकानंद जी को भी थी, राम को भी थी, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी को भी थी, और हमारे जैसे डायरेक्टर अमित कुमार जी को भी है, और मनीष भाई को भी है। जी हाँ, है ना। परंतु एक बात ध्यान रखिएगा कि सबको लड़ने पड़े हैं अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम हो या हो गौतम बुद्ध। यानी कि आपके जीवन के करियर की जो सफलता है वह आपकी लड़ाई है।
और आपको इसकी पूरी मेहनत और ईमानदारी से आपको तैयारी करनी होगी, तभी जाकर के आप सफल हो सकते हैं। जी हाँ, तो ये लड़ाई है, युद्ध है, और युद्ध को युद्ध की तरह ही लेना होगा। बिल्कुल। हमारा युद्ध कोई और नहीं लड़ने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सबको देखने के लिए, शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।